রাজ্যে যখন উগ্রপন্থীবাদ মাথা চড়াও দিচ্ছে বলে একটা সন্দেহের তীর উঠেছিল, যখন জল্পনা কল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল, আতঙ্কিত ছিল রাজ্যবাসী, বিগত দিনে দুইটি অপহরণ কাণ্ড আমরা দেখেছি। প্রথমে লিটন নাথ, তারপর তিনজন শ্রমিককে উগ্রপন্থীরা বন্দুকের নলের ডগায় রেখে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং সেই উগ্রপন্থীবাদের ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রমাণ দিয়ে দিল আমাদের আরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক ডিজি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, 4জন উগ্রপন্থী ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে। সঙ্গে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, কার্তুজ ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয় সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন আরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক ডিজি। কি বললেন উনি শুনে নেব, কিন্তু এই ঘটনা পুরোপুরি সাক্ষী থাকছে, প্রমাণ দিচ্ছে যে রাজ্যের যে উগ্রপন্থীবাদ মাথা চড়াও হচ্ছে বলে রাজ্যবাসীর ধারণা ছিল, সেই ধারণা কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্টীকরণ লাভ করছে। তাহলে কি এডিসি নির্বাচনের একদম প্রাক মুহূর্তে আবারও রাজ্যে উগ্রপন্থীবাদ মাথা চড়াও হচ্ছে? প্রশ্ন জনমনে। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য সোশ্যাল বাংলা। शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार ने और पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा बल जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि राज्य में अमन चैन रहे, शांति रहे, ताकि विकास कार्य जो है वो राज्य के हर कोने तक पहुंचे। इसी परिप्रेक्ष्य में त्रिपुरा पुलिस भी राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सहयोग से, जनता के सहयोग से विभिन्न कार्रवाई करती है। ये उग्रवादी संगठन जो है इनके विरुद्ध हम लोगों ने एक बहुत लंबे अरसे तक उग्रवाद को झेला है, आप सभी जानते हैं, लोग जानते हैं। और हम लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम के साथ में सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से उस उग्रवाद पे काबू भी पाया और एक त्रिपुरा राज्य एक मॉडल स्टेट भी उभर के निकला है कि जहां इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगभग नहीं के बराबर रहा है। कुछ ग्रुप अभी भी बचे हुए हैं, संख्या ज्यादा नहीं है, उनके पास हथियार भी ज्यादा नहीं है, साधन भी सीमित हैं, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उग्रवाद जो है, इंसर्जेंसी जो है, उसको किसी तरह से रिवाइव किया जाए। हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब हम लोगों ने एक बार उग्रवाद पे काबू पा लिया तो उसे हमें आगे बढ़ने नहीं देना। पुलिस की कोशिश होती है कि जो उग्रवाद में शामिल है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए लॉ के अनुसार। उसमें हम लोगों ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत से उग्रवादी जो है वो पुलिस ऑपरेशंस में मारे भी गए हैं और बहुत से उग्रवादियों ने सरेंडर भी किया है। ये सरकार की, भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं जिसके तहत जो उग्रवादी अपने हिंसा का मार्ग छोड़ करके शांति के मार्ग पे मुख्य धारा में आना चाहें, उसके लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं, स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत काफी लोग अपने हिंसा का मार्ग छोड़ करके मेन स्ट्रीम में सरेंडर करने के बाद आ गए हैं। ये एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सिंपल सा नॉन वायलेंट एक ऑप्शन है जिसको अगर कामयाबी मिल जाए तो जो उग्रवादी संगठन है उसकी क्षमता जो है, उसकी नंबर जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए। तो हम लोग ये भी कोशिश करते रहते हैं जो भी माध्यम है उनके थ्रू कि इनको सही रास्ते पे लाया जाए, कि आप जो वायलेंस के रास्ते पे जा रहे हैं या जो आप सोच के चल रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला है। और उसमें देखा गया कि जो हम लोग कोशिश करते हैं तो कामयाबी भी मिल जाती है। आज का ये जो कार्यक्रम है उसी प्रयास का एक परिणाम है। 4
एनएलएफटी बीएम के सदस्य हैं, आज हमारे सामने सरेंडर कर रहे हैं। और ये चारों जो टॉप 10 है ये ग्रुप, उसके टॉप 10 के ये सदस्य हैं। इसमें असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के हैं, असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, असिस्टेंट पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, और इनके साथ साथ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। ये मैं बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानता हूँ कि एनएलएफटी ग्रुप के 4 इम्पोर्टेंट जो पदाधिकारी हैं वो ग्रुप को छोड़ करके हमारे सामने समर्पण कर रहे हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ करके वो मुख्य धारा में ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोगों ने इनसे जो हथियार मिले उसमें 2 AK-56 राइफल होगी, 4 AK मैगजीन है, 119 AK एम्यूनिशन है, एक वायरलेस हैंडसेट है, दारू है और कुछ म्यांमार करेंसी भी है इनके पास। ये लोग 2018 नवंबर से और जनवरी 19 तक नॉर्थ ईस्ट के काफी ग्रुप्स के साथ में, ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ में इन्होंने म्यांमार में KYKL हेडक्वार्टर कैंप कहते हैं, वहाँ टग्गा जगह है म्यांमार में जहाँ इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। और प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद में ये नॉर्थ ईस्ट के वो स्टेट्स में भी गए हैं। इन्होंने वहाँ के हालात देखे, हमारे हालात देखे हैं, और ये घूमने के बाद में इन्होंने ये महसूस किया कि जिस आशा के साथ इनको ये ग्रुप ज्वाइन करवाया था ये शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनमें विकास और भी कम हो जाएगा। नेचुरल है कि अगर किसी भी एरिया में इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी है तो वहाँ डेवलपमेंटल वर्क से रुक जाते हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हम जिस उद्देश्य से हमने ये ग्रुप ज्वाइन करवाया था, या हम आदिवासी की अगर भलाई की सोचे तो इस ग्रुप में रह करके दोनों ही कार्य पूरे नहीं हो सकते। तो ये एक कारण था। दूसरा जो एनएलएफटी बीएम ग्रुप है उसके आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नफरी भी ज़्यादा नहीं है, और जो फाइनेंशियल उनकी जो पोजीशन है, अवस्था है, वो भी ठीक नहीं है। तो वहाँ कैंपों में भी हालत अच्छे नहीं है, और इनको भी रियलाइजेशन होगा कि ये जो उन्होंने रास्ता चुना है वो ठीक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास सरेंडर करने आए थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनका MA फाइनल है। नंबर 2 है जॉय साधन जमातिया, अलियास वो भी है, वो मैं नहीं बता रहा। ये सेल्फ स्टाइल असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। ये DBM इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। थर्ड है मधु रंजन मवातिया, ये सेल्फ स्टाइल असिस्टेंट पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। फोर्थ है कोकिला त्रिपुरा, कोकिला त्रिपुरा, ये सेल्फ स्टाइल डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है एनएलएफटी के। ये 4 लोग ये प्रेस रिलीज दी जाएगी जिनमें इनके एड्रेसेस वगैरह भी हैं। कहाँ पर जाने वाला है वो आपको हम एक प्रेस रिलीज देंगे, उसमें सारी डिटेल दी जाएगी। अभी उस पॉइंट पे आते हैं। मैं थोड़ा सा और आप लोगों से बात कर लूँ। ये बीजेपी का बात हैंड करने के बाद मेरी पहली आपसे मुलाकात है। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा, बट थोड़ी सी मैं आपसे और आपके माध्यम से अपना कुछ संदेश पहुँचाना चाहूँगा। पुलिस को किसी भी कार्य को ढंग से करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए
सरकार के सहयोग की तो आवश्यकता है ही, जनता के और मीडिया के सहयोग की भी बहुत आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से आपके साथियों से और जनता से कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रकार से सहायता करें, पर हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मीडिया में डिपार्टमेंट को लेकर के खबरें छपती हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि उसको छापने से पहले थोड़ा तथ्य देख लें, वो चीज हमारे विरुद्ध है या हमारे विरुद्ध है। तो अगर तथ्य ठीक रहेगा तो फिर हमें उस पर कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। हमारे सामने चुनौतियां काफी हैं, चाहे वो उग्रवाद की हो, चाहे वो लैंड ऑर्डर की हो, चाहे समाज में एजुकेशन की हो, सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से चल रही हैं। तो वो बिना पब्लिक के सहयोग के हमें करने में थोड़ी कठिनाई होगी। मेरा विभाग जो है वो एक टीम के रूप में काम कर रहा है, और कल भी अगर आपको थोड़ा सा महसूस हो तो पीटीएफ का एक बंद कॉल किया था, बट हम लोगों ने उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया और सभी जगह जो रेल रोड वगैरह सारे रास्ते खुले हुए थे, जनता को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। मिलिटेंट ग्रुप में हमारा एक एनएलएफटी डीएम ग्रुप है जो अभी थोड़ा एक्टिव है। मेनली वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की वजह से मैंने पहले बताया, क्योंकि संख्या ज़्यादा नहीं है, तो वो ट्राइबल यूथ को ल्यूर करना चाह रहे हैं कुछ विकास के कम्युनिटी लाइन्स पे या कुछ उनको विजन दिखा करके। हमने देखा कि जो यूथ जा रहे हैं वो नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो अवस्था है उसकी वजह से रेडली तैयार हो जाते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जॉब्स भी निकल रही हैं, और प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए भी लोन वगैरह बहुत मिलता है। ये एक कोशिश होनी चाहिए कि जो ट्राइबल यूथ अनएम्प्लॉयड है वो अपना मिलिटेंसी में जाने के बजाय एक मुख्य धारा में रहते हुए अपना जीवन यापन करें। तो ये थोड़ा एक आपसे निवेदन है कि इसे जरूर आप ट्राइबल यूथ तक पहुँचाएं। मिलिटेंट्स जो पैच जहाँ पे नहीं है वहाँ एजेंसीज को काम दे रखा है, और ये फिर जहाँ से किडनैपिंग हुई थी वहाँ एजेंसी काम कर रही थी, कंसिक्वेंटली काम कर रही थी। सर स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कन्विक्शन रेट क्या है? वो मैं डाटा लेके नहीं आया क्योंकि मैंने ब्रीफिंग नहीं करना था उस पर बात नहीं करें। एनएलएफटी ग्रुप के साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक टॉप की स्टॉक चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चल रही है, इसलिए 6-7 महीने पहले शिलोंग में भी एक डिस्कशन हुआ था शायद, लेकिन इसका क्या अपडेट है? अगर पूरे ही आ जाए तो शांति होगा, तो इसका क्या अपडेट है? इसका अभी कोई अपडेट नहीं। सर लास्ट टाइम जब 88 कैडर्स सरेंडर की गई थी तो स्टेट गवर्नमेंट से बोला गया कि अराउंड 100 कैडर्स तभी भी एक्टिवेट थे, तभी आपने बोला है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट चल रहा है शायद ऐसा, तो अभी कुछ ऐसा कुछ डेटा है कि कितनी कैडर्स अभी भी एक्टिवेट? नहीं, वो सूचना हमारे पास है, लेकिन वो मैं आज इसको शेयर नहीं कर पाऊंगा। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोशिश कर रहे हैं कि और रिक्रूटमेंट है। Sir, 4 out of 10 surrender, as you say. So, do you think it's a big setback for NLFTPL and a good initiative from Tripura Police side when we are seeing some cases of extortion and abduction? ये निश्चित तौर पे ही बहुत बड़ी कामयाबी है कि टॉप 10 में से उनका डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आना हमारे पास भी बहुत बड़ी बात है, और जो ये और लोग हैं वो भी क्रिटिकल पोस्ट होल्डर्स हैं, तो ये एनएलएफटी के लिए निश्चित तौर पे सेटल करेगा। सर जनरल लॉ एंड ऑर्डर का हेडक्वार्टर्स तो बांग्लादेश में जो सूचना हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो शर्ट मिलिटेंट से आई हो या वैसे सूत्रों से आई हो, तो वो इन्फॉर्मेशन तो बांग्लादेश की
बांग्लादेश कहाँ पर है? वो जगह है कहीं है, उसको भी शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। Sir, you said that they are having their headquarters in Bangladesh, but as you said, the currency is of Myanmar, and we also have another problem of drugs, particularly Gava tablet, which is also a product of Myanmar. Does the militant have any link with that? देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास जो सूचना है एनएलएफटी के बारे में, जो मिलिटेंट्स हमारे जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिए हैं, उसकी सूचना के आधार पे हम लोग तो वहाँ गए नहीं हैं। अगर एबीसीडी कोई जगह बांग्लादेश में है जो उन्होंने बताया, हम तो गए नहीं हैं, बट जो उन्होंने हमें सूचना बताई उसके बेस पे इनके हाइडआउट्स या कैंप्स इनके बांग्लादेश में हमें लगते हैं। और जहाँ तक म्यांमार वाला है, म्यांमार में ये ट्रेनिंग के लिए गए थे। ये इनमें आपस में कोई अरेंजमेंट होगा जिसके तहत ये अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग करते हो, उसके चलते ये इनका एक कंपोनेंट, इस एनएलएफटी ग्रुप का एक कंपोनेंट जिसमें हमारे ये 4 लोग भी हैं, ये म्यांमार गए थे कोई ट्रेनिंग कर। No, I'm saying, does have any link with the Yava tablet, which is a product नहीं, of इनका कोई उससे लिंक Sunni? And which route they generally use is Mizoram or through Bangladesh? वो भी बताना ठीक नहीं रहेगा। So is there any तो उससे एक्चुअली कोई मतलब हमारा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मान लो मैं आपको बता दूं कि मिजोरम से जा रहे हैं, उसमें कुछ अगर कल भी आएंगे नहीं तो थोड़ा उसको सिक्योरिटी नहीं रहेगा। सर काफी अच्छे से ये एनएलएफटी के एक्टिविटी तो वो धीमा रहा, लेकिन अभी फिर से शुरू होने लगा, तो अभी क्या नया वॉलंटियर ज्वाइन करने वाला ऐसे यूथ का आपको इन्फॉर्मेशन? अभी हमने 19 तारीख को 2 लड़कों को पकड़ा था। सामने में हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है। ये तुला शिखर एरिया से इनको रिक्रूट किया था। जैसे मैंने पहले बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको नया रिक्रूट मिल जाए। हमारी भी कोशिश है कि हम उसमें जितना हो सके, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, चाहे और भी माध्यम हो, इनको रोका जाए ताकि नया यूथ उसमें न जा पाए। सर जैसे सभी बॉर्डर के एरिया जहाँ पर लोग काम करने के लिए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर अभी कैंप भी निकली, उस जगह में कैसा कोई कैंप आप लोग यूज करना चाहेंगे आगे के लिए? हाँ, देखिए, जो सिक्योरिटी ग्रिड है स्टेट का, वो पीरियडिकली रिव्यू होता रहता है। उसमें हम लोग विड्रॉ भी करते हैं। एग्जिस्टिंग बहुत अच्छा खासा नंबर एक हमारा है कैंप्स का, तो जब हम रिव्यू करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए अगर कहीं है कि आवश्यकता नहीं है तो वहाँ से विड्रॉ भी होना चाहिए, और जहाँ है कि आपको एडिशनल कोई एक्टिविटी आ गई तो वो मिलना चाहिए। इसमें हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, अपने आप करते रहते हैं। अभी पर कुछ सिचुएशन है इसके मद्देनजर सिक्योरिटी रीजन हम ऑलरेडी एक प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम अपना सिक्योरिटी को रिव्यू कर रहे हैं। सर बहुत सारा प्लेसेस And where they were capped? देखिए, ये 3 लोग जो थे, इनको बॉर्डर में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन साइट से ये लोग लेके गए थे। इन्हें बांग्लादेश में रखा गया था, हमारे यहाँ तो निश्चित तौर पर नहीं थे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किडनैपिंग के बाद में खासतौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मतलब दिल से आभारी हूँ। एसडीजी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि उनको लेके आऊँ, लेकिन जो कदम उन्होंने उठाए हैं इनको वापस लाने के लिए शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने उठाए होंगे। इन्होंने खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात की है, भारत सरकार ने बात किया, मैंने भी खुद बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके डीजी से बात की। हम लोगों ने जितना पॉसिबल हो सकता था सारी एजेंसीज यूज की, और इतना प्रेशर एक्चुअली बन गया था इन पे कि इन्हें ये था कि छोड़ा जाए उनको इस तरह से। तो हमारी जहाँ तक सूचना है, जहाँ तक हमें मालूम है, इन पे प्रेशर इतना था कि इन्हें छोड़ना पड़ा। Any ransom fee? हमारे पास रैंसम की कोई सूचना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ त्रिपुरा के अंदर जो इनके एक्सपोर्टर्स हैं, हर्बर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, हम उन पर पूरी कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे ही बांग्लादेश में
हमसे जो भी सूचना दी जा रही थी या उनके पास जो सूचना थी हमसे करवा रहे थे, उसके बेस पे उन्होंने फिर बहुत ऑपरेशन किए। तो ये इफेक्टिवली अपनी जगह पे रह नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये मेरे ख्याल से सोचा है कि इनको छोड़ना बेहतर है। अच्छा सर, आफ्टर लॉन्ग बैक व्हाई एनएलएफ इतना एक्टिव हो गया? सामने एडीसी इलेक्शन है, इसलिए क्या? नहीं, मैं एडीसी इलेक्शन से तो इसको लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फैक्ट या डाटा नहीं है। बट कोई भी इंसिडेंट ग्रुप जो है, जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्रिटिकल हो जाए या उसकी ग्रुप की संख्या क्रिटिकल हो जाए, तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्रिटिकल है, उनकी नफरी कमी, इसलिए उन्हें अपने ग्रुप को खड़ा रखने के लिए ट्राइबल यूथ को में भी मोटिवेट करने के लिए कि ग्रुप को ज्वाइन करें, ये कदम चाहिए। धामछरा में रिटर्न आप करके एक अपराध हुआ, इस विषय में पुलिस की फसल क्या जाता है? धामचरा वाले में मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं शेयर करूँ, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है, लेकिन हम लगभग डेली रेड कर रहे हैं, वो जी त्रिपुरा में हो, जी वो मिजोरम में हो, जी वो आसाम में। Is it a militant group or miscreants? What is suspect? उसमें पूरी तरह से कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, हमने जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको सबको आइडेंटिफाई कर लिया। So what is the update that the mob lynching in the Panisagar highway in the Vishwajit or on the firemen? How many people are involved in that incident? ये देखिए, ये केस भी इन्वेस्टिगेशन में है। वीडियोस तो बहुत सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, उस पर कमेंट करना इसलिए ठीक नहीं रहेगा। हमें मालूम है बस, पर उस पर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो थोड़ा सीक्रेसी में मेंटेन करते हैं। सर, आपने बताया कि ये जो इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने अब्डक्शन वीडियोस को बांग्लादेश में रखा था 16-17 दिन में, और इनके पास म्यांमार की जो करेंसी रिकवर हुआ, तो इससे आपको क्या लगता है, इनका जो भी फंक्शनल कमांड है, उनका सेल्फ स्टाइल कमांड है, उनका हेडक्वार्टर्स क्या भी बांग्लादेश में है या म्यांमार में है? जहाँ पे है, यू हैव एनी फिगर्स लाइक हाउ मेनी पीपल माइट बी देयर, व्हाट माइट बी ये एक्चुअली आप थोड़ा सा इसमें मिक्सअप कर दिया है। ये जो 4 लोग सरेंडर किए हैं तो एनएलएफ के ग्रुप के, लेकिन ये ट्रेनिंग इन्होंने म्यांमार में लिया। वहाँ पे एनएसएन के भी लोग हैं, मतलब आपके जो नॉर्थ ईस्ट के जो और स्टेट्स है, उनमें जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो लगभग सारे ग्रुप से कुछ ना कुछ वहाँ के लोग थे। तो ये जो किडनैप पर्सन है, ये तो अलग हो गया, इनके साथ इनका कोई लिंकेज नहीं है। लेकिन जो इनका ट्रेनिंग वगैरह है या कुछ और इनके आपस में शेयरिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसके लिए ये म्यांमार में गए थे। But the existing group of NLFT BMEs as of now कि ये जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, उसमें उनको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ नुकसान जनता का होगा या उधर इनका होगा। हमारे जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं वो इससे रुक जाएंगी, जिससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, जहाँ हमसे बहुत पहले बहुत ही क्रिटिकल इंसर्जेंसीज थी, वहाँ भी बात ज़्यादा नहीं कर पाए। तो ये सरकार की तरफ से भी स्कीम्स हैं जिनके तहत आप सरेंडर करके अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप मेन स्ट्रीम में आ जाएं, मिलिटेंसी के बाद छोड़ दें। बीच में हम लोगों ने देखा कि कम्युनल लाइन्स पे डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिशें की गई हैं। इंसिडेंट्स होते रहेंगे, लेकिन फेक न्यूज़ के माध्यम से, ज़्यादातर फेक न्यूज़ के माध्यम से वो कम्युनिटीज को प्रोवोक करते थे, वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी हो चाहे हमारी जनरल कम्युनिटी। और ज़्यादातर देखने में आया कि जो ये मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी जा रहे हैं, ये ज़्यादातर फेक है, इसमें कोई फैक्ट नहीं, कोई कंटेंट नहीं है।
लेकिन लोग इससे गुमराह होकर के कई बार रजिस्ट्रेशन वगैरह या वॉल्यूम्स वगैरह हटा जाते हैं, इसमें भी नुकसान भी होकर फायदा नहीं होगा। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि अगर कहीं भी किसी को ये मालूम चले कि ये फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है या भेज रहा है तो कृपा करके हमें बताएं, हम हमेशा अवेलेबल है। सही न्यूज सही समय पर मिलेगी तो मैं विश्वास करता हूँ काफी जरूर। Namely Zakim Kolai, Jaysagan Jamatia, Madhuranjan Novatia, Kopila Tripura, who are holding various self-styled positions like Assistant Foreign Secretary, Assistant Organizing Secretary, Assistant Publicity and Information Secretary, self-styled Deputy Chief of Army Staff in the banned NLF-BM group. Today they are laying down their arms before the DGP, shunning the path of violence and joining the mainstream. I would now request our respected DGP sir, Sri V.S. Yadav sir, to brief the audience the details of the